गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश दुबे। आज हम देख रहे हैं पार्ट ऑफ चिकन पॉक्स सेकंड पार्ट चिकन पॉक्स के लिए। अगर हम देखें बात करें कि हमने फर्स्ट जो इसका चिकन पॉक्स का जब देखा था डिवीजन देखा था, उसमें देखा था हमने कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको हम लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट सेकंड चिकन पॉक्स के लिए। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में बने रहिए। मैं आकाश दुबे आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल वही होगा जो आपको बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट फर्स्ट में भी बात की थी कि 7 to 21 डेज के लिए हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का। और अगर हम मिनिमाइज मैक्सिमम अगर बात करें तो 15 डेज में हम इसको पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चिकन पॉक्स जो है वो कितने दिन में अपीयर या फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो हम बात करेंगे 15 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। इसका हमने प्रीवियस क्लास में इसके इस टॉपिक पे बात की थी कि 1 to 2 डेज में इसको कम्युनिकेबलाइज किया जा सकता है। अगर हम बात करें 5 to 6 डेज आफ्टर रेसेस अपीयरिंग। ठीक है, बॉडी पे हम कह सकते हैं 5 से 6 दिन जो रेशेस अपीयर हो जाते हैं बॉडी पे, और हम कह सकते हैं कि इसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि ये चिकन पॉक्स जो छोटी माता है, हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं छोटी माता अपीयर हुआ है, उसको ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के द्वारा भी देखा जा सकता है। अगर हम बात करें कि आइसोलेट द पेशेंट फॉर 6 डेज आफ्टर ऑनसेट द रेशेस, 6 दिन के डायरेक्शन में आइसोलेशन की हम बात करें, एक तो आइसोलेशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, एक क्वारंटाइन होता है। आप इस सब पे भी अलग बात करेंगे हम। अभी आइसोलेशन की अगर बात करें, आइसोलेट द पेशेंट फॉर 6 डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ द रेशेस। ठीक है, 6 दिन के डायरेक्शन में अगर हम बात करें, 6 दिन की अगर हम बात करें तो पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहिए। ठीक है, अलग डिफरेंसेस उसके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको कंटामिनेटेड मानते हैं, इसलिए पेशेंट को बिल्कुल सेपरेट आइसोलेट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट की कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसको स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है या रोका जा सकता है। ऐसा अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा या फिर हम कहें कि एयरबोर्न इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। हमने बात की कि कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज एज सिमिलर टू कोविड-19। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो चिकन पॉक्स भी एक ऐसी ही डिजीज है जो कोविड-19 के अपीयर कंपैरिजन में हम बात करें, दोनों सिमिलर एक ही तरीके से स्प्रेड होती है। हम कह सकते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है और एयर बॉर्न इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 भी हमने देखा है कि वो सिम्प्टोमेटिक अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है, और रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट होता है तो वहां पे बॉडी के जो लंग्स वगैरह जो कैपेसिटी ब्रीथिंग वगैरह जो कैपेसिटी है बिल्कुल कम हो जाती है। इसी डायरेक्शन में बात करें चिकन पॉक्स की तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से किसी भी पेशेंट के पार्ट ऑफ द ड्रॉपलेट जो हम कहें सलाइवा के पार्टिसिपेशन से या फिर कहें किसी पेशेंट ने स्पून का यूज किया, वो स्पून अगर किसी दूसरे पेशेंट ने या फिर रिलेटिव ने अगर उसको यूज कर लिया तो स्प्रेड हो जाता है। और हम कहें कि किसी भी आर्टिकल का एक पेशेंट के आर्टिकल को यूज कर रहा है अगर कोई हेल्दी पर्सन तो वो भी अफेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही स्प्रेड की हम बात करें कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है, एयर के माध्यम से भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पहुंच जाता है, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब एयरबोर्न के कंटामिनेस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रूट ऑफ ट्रांसमिशन की तो ये रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ही पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। चिकन पॉक्स जो है वो रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा ही फैलता है। वैसे ही कोविड-19 की कंपैरिजन की बात करें तो कोविड-19 भी रेस्पिरेटरी रूट का इन्फेक्शन है और ये भी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कोज करता है, वैसे ही चिकन पॉक्स में है। ठीक है, सीजन की अगर हम बात करें कि कौन से सीजन में सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है तो हम बात कर सकते हैं सबसे ज्यादा ये जो फैलता है विंटर स्प्रिंग, जो हम कह सकते हैं कि या तो विंटर सर्दी वाले मौसम में ही सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि मौसम जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट कंटेजियस होता है या फिर हम कहें स्टेबलाइज होता है, तो पेशेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अपीयर होते हैं विंटर के सीजन में या स्प्रिंग बसंत के जो ऋतु जो डायरेक्शन बात कर रहे हैं बसंत के सीजन में ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। एज की अगर हम बात करें तो एज की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन में होता है बिलो 10 इयर्स के, सबसे ज्यादा इसमें बच्चे ही अफेक्ट होते हैं और 10 इयर्स बिलो।
उम्र का जो डायरेक्शन है 10 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें अफेक्ट होते हैं। और अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी, ये जो एक बार अगर हो जाता है किसी पेशेंट को तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इसमें होगा निमोनिया होगा। निमोनिया आप सब जानते हैं निमोनिया के बारे में, निमोनिया इज रेस्पिरेटरी रूट की डिजीज है भाई, ठीक है। शिंगलिंग और हर्पीस जोस्टर, ये शिंगलिंग जो है एक एज फैक्टर की साइंटिफिक में बात करें कि एक ओल्ड एज में होने वाली डिजीज है जो 50 टू 60 इयर्स की एज में पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होने के डायरेक्शन में काम करती है या पेशेंट को अफेक्ट कर देती है, इसलिए हमने शिंगलिंग या हर्पीस जोस्टर डिजीज भी बोला है, जिसका एज फैक्टर अगर बात करें ओल्ड एज में होती है, सबसे ज्यादा 50 टू 60 इयर्स में देखने को मिलती है पेशेंट में, ठीक है। अगर हम बात करें कि साइड सिम्टम क्या होता है, पैरास्थीसिया होगा भाई, पैरास्थीसिया इज अ डिनोशन ऑफ द टिंगलिंग नंबनेस, पेशेंट में टिंगलिंग होगा, सेंसेशन ऑफ द पिन, जैसे कोई पिन चुभ रहा हो, ठीक है। टिंगलिंग का नंबनेस की हम बात करें तो टिंगलिंग एक सिम्प्टोमेटिक साइन है जो पेशेंट को ऐसा कुछ लगता है कि इस डायरेक्शन में कि पेशेंट की जो नंबनेस जो कंडीशन है, ठीक है, ब्लड सप्लाई वगैरह अफेक्ट हो रही है वहां पे, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंसेशन ऑफ द पेन क्रिएट करने वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, टिंगलिंग और नंबनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोलजिया यहाँ पे देखने को मिलता है। न्यूरोलजिया इज अ नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरॉन्स का जो अपनी फंक्शन कैपेसिटी उसमें डिक्रीज टू फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। रेशियोज मिलते हैं रिलेटेड टू लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी बॉडी सिम्प्टोमेटिक अगर हम बात करें कि बॉडी के राइट और लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो माइनर रेशियोज जो होते हैं वो देखने को अपीयर हो जाते हैं। इसी तरह बने रहिए मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स, हमने आज पार्ट सेकंड चिकनपॉक्स का डील किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लाते रहेंगे। थैंक यू।